अस्सलाम वालेकुम और द डीप डाइव में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आज हम एक ऐसे मौजू पर गहराई में जा रहे हैं जो बज़ाहिर शायद नज़र ना आए, लेकिन बहुतों की जिंदगियों पर ना गहरे मनफी असरात डाल रहा है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा मसला है जिस पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। हम बात कर रहे हैं जज्बाती खूनाशाम यानी इमोशनल वैम्पायर्स की। ये वो लोग हैं जो अक्सर आप देखें बड़े मिलनसार, हमदर्द लगते हैं, दिलकश भी हो सकते हैं। हाँ, दिलकश भी, मगर वो अनजाने में या शायद जानबूझकर आपका सुकून, आपकी तवानाई, आपका एतमाद वो खामोशी से खत्म कर देते हैं। जी, एक तरह से चूस लेते हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की ये सारी बातचीत प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोई साहब के काम और उनकी तहकीक पर मबनी होगी। जी, उनका काम इस मौजू पर बहुत अहम है। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम प्रोफेसर ब्रोही की तहकीक की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जज्बाती तौर पर निचोड़ने वाले लोग हैं कौन, ये काम कैसे करते हैं, इनकी पहचान क्या हो सकती है, हाँ, और मुआशरा इस बारे में क्या कहता है, मजहब क्या कहता है, और सबसे अहम सवाल कि भाई हम खुद को कैसे बचाएं इनके असरात से। बिल्कुल, बचाव बहुत जरूरी है। तो आइए इस अहम मौजू की तहों को खोलते हैं। जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रोफेसर ब्रूही इन जज्बाती खूनाशामों की तारीफ क्या करते हैं। वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अपनी नफ्सियाती बका के लिए ना, यानी अपनी कोई अंदरूनी कमी पूरी करने के लिए, हाँ बिल्कुल, तो वो शऊरी या लाशऊरी तौर पर दूसरों की ज़हनी और जज्बाती तवानाई पर आप कह लें इन्हिसार करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। यूँ समझें कि अपनी बैटरी दूसरों से चार्ज करते हैं। बेहतरीन मिसाल है। और ये कोई ख्याली चीज नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं ना। जी बिल्कुल है, रोजमर्रा की जिंदगी में। शायद वो दोस्त जो हमेशा किसी ना किसी मसले में घिरा रहता है, हर वक्त आपकी हमदर्दी, आपका वक्त चाहिए उसे, या दफ्तर में कोई साथी जिसे बस तवज्जो ही तवज्जो चाहिए, या वो जो हमेशा ड्रामे के बगैर रह ही नहीं सकता। हाँ, और कभी कभी तो खानदान में भी कोई ऐसा फर्द होता है मोहब्बत और फिक्र के नाम पर मुसलसल एहसास जुर्म दिलाता रहता है। ये बहुत आम है, करीबी रिश्तों में ज्यादा मुश्किल हो जाता है पहचानना। तो सबसे वाज़ेह निशानी क्या है? प्रोफेसर ब्रोही कहते हैं कि बस ये देखें कि उनसे मिलने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। जिस्मानी तौर पर शायद ना थके हों, लेकिन ज़हनी तौर पर बिल्कुल निढाल, उलझन सी, या बिना वजह गिल्ट फीलिंग। हाँ, एहसास जुर्म, जैसे आपने कुछ गलत कर दिया हो। बिल्कुल, उनकी मौजूदगी ना एक बोझ जैसी लगती है, जैसे आप अभी किसी बहुत भारी काम से फारिग हुए हों। जी, और जब वो चले जाते हैं तो एकदम लगता है जैसे जान छूटी, लेकिन तवानाई खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल, तवानाई निचड़ गई होती है। ये एहसास बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके पीछे एक खास नफ्सियाती तरीकाकार है जिसे प्रोफेसर ब्रोही जज्बाती मुंतकली कहते हैं, इमोशनल ट्रांसफरेंस। जज्बाती मुंतकली, ये क्या चीज़ है? ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये लोग अपने अंदर के जो मनफी जज्बात है ना, खौफ, मायूसी, गुस्सा, उसका बोझ खुद नहीं उठाते। अच्छा, तो फिर वो उसे दूसरों पर डाल देते हैं। यानी वो आपको वो सब कुछ महसूस करवाते हैं जो वो खुद महसूस करने से एक तरह से इनकार कर रहे होते हैं। ओह, तो उनकी परेशानी, उनका गुस्सा वो हम महसूस करने लगते हैं। जी बिल्कुल, आप उनकी परेशानी को अपनी समझने लगते हैं, उनके बोझ को अपना बोझ बना लेते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। अच्छा, तो इन्हें तवानाई मिलती कहाँ से है? प्रोफेसर ब्रोही के मुताबिक इनका फ्यूल क्या है? जी, वो 3 चीजों पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। पहली चीज है हमदर्दी। आपकी जो मेहरबानी है, रहमदिली है, वो इनके लिए ईंधन का काम करती है। अच्छा, यानी हमारी हमदर्दी उनकी ताकत बनती है। बिल्कुल। दूसरी चीज है एहसास जुर्म। ये आपकी फर्ज शनासी का, जिम्मेदारी के एहसास का फायदा उठाते हैं। आपको लगता है इनकी मदद करना आपका फर्ज है। ठीक। और तीसरी चीज है तवज्जो। उन्हें नजरअंदाज किए जाने का शदीद खौफ होता है, तो वो हर मुमकिन तरीके से ड्रामा करके, मजलूम बनकर तवज्जो हासिल करते हैं। तो हमदर्दी, एहसास जुर्म और तवज्जो। जी, और नफ्सियाती जाविये से देखें तो प्रोफेसर ब्रोही इस रवैये को अक्सर नरगसियत यानी नार्सिस्टिक ट्रेट्स या फिर बॉर्डर लाइन शख्सियत की कुछ खुसूसियात से जोड़ती हैं। नरगसियत पसंद,
وہ تو خود کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ جی، انہیں اپنی اہمیت کا احساس دوسروں کی تعریف اور توجہ سے ملتا ہے۔ وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، باہر سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بارڈر لائن والے؟ ان میں اکثر تنہا رہ جانے یا مسترد کیے جانے کا شدید خوف ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ان کا جو جذباتی استحکام ہے نا، وہ اندرونی نہیں ہوتا، وہ باہر سے آتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی توانائی اور ان کی ویلیڈیشن پر۔ اچھا، تو اس لیے انہیں مسلسل دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، وہ دوسروں کے بغیر اپنا توازن قائم نہیں رکھ پاتے۔ یہ واقعی ایک گہری وضاحت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف سطحی رویہ نہیں، جڑیں گہری ہیں۔ پروفیسر بروہی نے ان کی پہچان آسان کرنے کے لیے 5 بنیادی اقسام بھی بتائی ہیں۔ جی، 5 قسمیں بیان کی ہیں انہوں نے۔ کیا ہم ان پر تھوڑی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو؟ ضرور ضرور۔ پہلی قسم ہے مظلوم یا دی وکٹم۔ یہ تو شاید سب سے عام قسم ہے۔ جی، کافی عام ہے۔ یہ وہ کردار ہے جو ہمیشہ پریشان حال، مصیبت زدہ، دنیا کی ہر ناانصافی بس انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ذمہ داری؟ ذمہ داری صفر، کبھی اپنی حالت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ ان کا پسندیدہ جملہ کچھ یوں ہوتا ہے: تم کیا جانو مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ بالکل، یہ آپ کی ہمدردی کو نچوڑ کر اپنی بے بسی کو ہی طاقت بنا لیتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری قسم ہے نارسسسٹ پسند یعنی دی نارسسسٹ۔ اچھا، یہ کیسے پہچانے جائیں؟ یہ خود کو مرکز کائنات سمجھتے ہیں، ہمیشہ اپنی برتری جتاتے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ رویہ ایسا کہ جیسے وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں بات کر کے، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ اوہ، یعنی یہ دوسروں کو کمتر محسوس کروا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ جی۔ تیسری قسم ہے قابو کرنے والا، دی کنٹرولر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں، ان کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور اس سب کو فکر یا مدد کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے میں تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ اصل میں وہ آپ کی زندگی پر کنٹرول چاہتے ہیں، اس سے انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ سمجھا۔ چوتھی قسم؟ چوتھی ہے ڈرامہ باز یا دی ڈرامہ سیکر۔ اچھا، جن کی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی طوفان برپا رہتا ہے۔ بالکل، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہ افراتفری اور جذباتی اتار چڑھاؤ میں ہی آپ کہہ لیں پھولتے پھولتے ہیں۔ ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ گفتگو اکثر کسی سنسنی خیز دھماکے سے شروع ہوگی: تم یقین نہیں کرو گے آج کیا ہو گیا۔ انہیں مسلسل توجہ اور رد عمل چاہیے، چاہے منفی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اپنی کہانیوں میں الجھا کر توانائی کھینچ لیتے ہیں۔ جی، اور 5ویں قسم ہے نقاد یعنی دی کرٹک۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل ہوتے ہیں، ہر وقت کیڑے نکالنے والے۔ جی، ہمیشہ خامیاں ڈھونڈنے والے، تنقید کرنے والے، اور کمال یہ ہے کہ وہ اسے بھی بھلائی اور ایمانداری کا نام دیتے ہیں۔ ہاں، وہ جملہ دیکھو، میں منہ پر سچ بولتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے۔ بالکل، یہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر آپ کو دفاعی پوزیشن میں لا کر خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ تو پروفیسر بروئی کہتے ہیں کہ ہر قسم کا طریقہ الگ ہے، کوئی ہمدردی سے، کوئی برتری سے، کوئی تنقید سے۔ جی، ہر ایک کا توانائی نچوڑنے کا انداز مختلف ہے۔ اور یہ صرف انفرادی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، پروفیسر بروئی اس کے معاشرتی پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بعض اوقات انجانے میں ان رویوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دوسروں پر حد سے زیادہ انحصار کرنے کو کبھی کبھی معصومیت سمجھ لیا جاتا ہے، یا اپنی ذات کو بالکل مٹا دینا، اپنی ضروریات قربان کر دینا، اسے اعصار اور عظمت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ صحیح کہا، خاص طور پر خواتین سے یہ توقع زیادہ رکھی جاتی ہے۔ جی، اور ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ رشتے نبھانے کے لیے محبت، وفاداری، فرض کے نام پر نقصان دہ رویوں کو بھی برداشت کرو۔ ہاں، صبر کرو، برداشت کرو، رشتے ایسے ہی چلتے ہیں، یہ مشورے بہت عام ہیں۔ بالکل، تو پروفیسر بروہی کا تجزیہ یہ ہے کہ وہ معاشرے جو ذاتی حدود قائم کرنے کو خود غرضی سمجھتے ہیں نا، اور ہر قیمت پر برداشت پر زور دیتے ہیں، وہ دراصل جذباتی طور پر خالی افراد کی نسلیں تیار کر رہے ہیں۔ تو بڑی گہری بات ہے۔ جی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف پر فخر تو کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی عزت نفس ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر بروہی کہتے ہیں، حدود کے بغیر ہمدردی غلامی بن جاتی ہے۔ حدود کے بغیر ہمدردی غلامی بن جاتی ہے، واہ!
तो यही मुआशरती दबाव इन जज्बाती खूनाशामों को फलने फूलने का मौका देता है। जी, उन्हें एक तरह का माहौल मिल जाता है। ये वाकई काबिल गौर नुक्ता है। लेकिन अगर हम मजहब और अखलाकियात की तरफ देखें तो वहाँ क्या रहनुमाई मिलती है? प्रोफेसर ब्रोही इस्लामी तालीमात का भी हवाला देते हैं। जी, वो बताते हैं कि इस्लाम और दूसरे इल्हामी मज़ाहिब भी हमदर्दी, रहमदिली, मदद पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन इस्तेहसाल या जुल्म की इजाजत नहीं देते। बिल्कुल, कुरान पाक में अल्लाह ताला का वाज़े फरमान है, ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। सूरतुल बकरा आयत 279। जी, इससे बिल्कुल वाज़े है कि हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन इंसाफ और अपनी इज्जत नफ्स की कीमत पर नहीं, अपनी हिफाजत भी अहम है। प्रोफेसर ब्रूही इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल भी नकल करते हैं जो बहुत ही ताकतवर है। कौन सा कॉल? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारी रूह को निचोड़ ले और उसे मोहब्बत का नाम दे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी हकीकत है इस जुमले में, रूह को निचोड़ना और नाम मोहब्बत का देना। बिल्कुल। तो इन तालीमात से यही सबक मिलता है कि ईमान हमसे हिकमत के साथ रहम करने का तकाजा करता है, ये नहीं कि आंखें बंद करके हर नुकसानदेह रवैये को बर्दाश्त करते जाएं। सही, यानी अपनी ज़हनी, जज्बाती, रूहानी सेहत की हिफाजत भी एक अखलाकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, मजहब कमजोर बनने को नहीं कहता, मजलूम बनने से मना करता है। अब जरा इन लोगों पर होने वाले असरात को देखते हैं जो इनका शिकार बनते हैं। प्रोफेसर ब्रूही के मुताबिक नताइज तो काफी संगीन हो सकते हैं। जी, बहुत संगीन। सबसे पहला और आम असर है मुसलसल नाकाबिले वजाहत थकावट, जिसे आजकल बर्नआउट कहते हैं। जैसे बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई हो। बिल्कुल। इसके अलावा मुतासरा शख्स का खुद पर एतमाद बहुत कम हो जाता है। वो अपनी सोच, अपने फैसलों पर शक करने लगता है। उलझन सी रहती होगी हर वक्त। जी, उलझन। और अगर वो अपनी हुदूद कायम करने की कोशिश करे, नहीं कहने की हिम्मत करे, तो उसे शदीद एहसास जुर्म दिलाया जाता है या वो खुद ही महसूस करने लगता है। बेचैनी, घबराहट या कभी कभी बिल्कुल उलट भी होता है। हाँ, जज्बाती तौर पर सुन हो जाना, इमोशनल नमनेस, कुछ महसूस ही ना करना। और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो उन रिश्तों से भी दूर होने लगता है जो वाकई सेहतमंद और मस्बत होते हैं। ओह, ये तो बहुत अफसोसनाक है। और प्रोफेसर ब्रोही एक बहुत ही, आप कह लें, दिल दहला देने वाली बात कहती हैं कि जो लोग इनके शिकार होते हैं ना, वो अक्सर भूल ही जाते हैं कि हकीकी ज़हनी सुकून होता कैसा है। भूल जाते हैं? मतलब ये कि उनकी सारी तवज्जो, सारी तवनाई हर वक्त दूसरे शख्स के मूड को ठीक रखने, उसे खुश रखने या उसके गुस्से से बचने में लगी रहती है। वो अपनी ज़ात की कीमत पर दूसरों का बोझ उठा रहे होते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि पुरसुकून होना कैसा लगता है। या अल्लाह, ये तो बहुत ही तशवीशनाक तस्वीर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लोग इतने नुकसानदेह हैं तो इन्हें पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? जी, ये एक अहम सवाल है। प्रोफेसर ब्रूही इसकी कई वजूहात बताती हैं। क्या है वो वजूहात? पहली वजह तो ये है कि उनका ज़ाहिरी रूप अक्सर बहुत धोखा देने वाला होता है। वो बड़े मेहरबान, हमदर्द, आजिज, यहाँ तक के बज़ाहिर बहुत दीनदार या रूहानी भी नजर आ सकते हैं। तो उनके रवैये से शक नहीं होता? जी, रवैया इतना शाइस्ता हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी वजह, जैसा आपने काबू करने वाले की किस्म में जिक्र किया, वो अपने कंट्रोल वाले रवैये को फिक्र, मोहब्बत या भलाई का नाम देते हैं। हाँ, मैं तो तुम्हारे अपने भले के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल, ये जुमला एक ढाल बन जाता है। इससे मुतासरा शख्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि उसकी हुदूद पामाल हो रही हैं। तीसरी वजह क्या हो सकती है? तीसरी अहम वजह यह है कि जो लोग फितरतन बहुत हमदर्द और मददगार होते हैं ना, वो अक्सर मदद करने और नुकसानदेह रवैये को मुमकिन बनाने, यानी इनेबलिंग, इसमें फर्क नहीं कर पाते। अच्छा, मतलब वो मदद कर रहे होते हैं लेकिन अनजाने में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं? नहीं, वो दूसरे की मदद करने की कोशिश में अनजाने में उस शख्स को अपना मनफी रवैया जारी रखने के काबिल बना रहे होते हैं। उन्हें लगता है वो भला कर रहे हैं, पर वो असल में उस मसले को बढ़ावा दे रहे होते हैं। ओहो, ये तो बहुत नाजुक फर्क है। जी, और एक और बड़ा नफ्सियाती पहलू है मुस्तरद किए जाने का खौफ।
यानी मुतासरा शख्स को डर लगता है कि अगर उसने इनकार किया, अपनी हद मुकर्रर की, तो उसे बुरा समझा जाएगा, वो तन्हा रह जाएगा या रिश्ता टूट जाएगा। ये खौफ उसे खामोश रहने और बर्दाश्त करने पर मजबूर करता है। सही। तो इन सब वजूहात की बिना पर पहचान मुश्किल हो जाती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। प्रोफेसर ब्रूही के नज़दीक इन लोगों को पहचानने के लिए ना सतही बातों से आगे देखना पड़ता है। उसके लिए जज्बाती ज़हानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अहम है। जज्बाती ज़हानत? जी, ये सलाहियत कि आप अल्फाज के पीछे छुपे मानी, रवैयों के पीछे छुपे महरूकात और ज़ाहिरी हमदर्दी के पीछे छुपी ज़रूरत को समझ सकें, ये देख सकें कि जो कहा जा रहा है और जो असल में हो रहा है क्या वो एक ही चीज़ है। तो मुशाहिदा और समझबूझ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिर हल क्या है? अगर कोई महसूस करता है कि वो किसी ऐसे रिश्ते में है जो उसकी तवानाई छीन रहा है, तो वो अपना दिफा कैसे करे? प्रोफेसर ब्रूही ने कुछ अमली तजावीज़ दी हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अमली और मौसर तजवीज़ें हैं। पहला और सबसे अहम कदम है तर्ज अमल को पहचानें। पहचानना कैसे? गौर करें, नोटिस लें कि किन लोगों से मिलने या बात करने के बाद आप बाकायदगी से थकावट, बोझलपन या मनफी महसूस करते हैं। बस इस पैटर्न को पहचान लें, ये पहला कदम है। ठीक है, पहचान लिया, फिर? नहीं कहना सीखें और उस पर कायम रहें। नहीं कहना मुश्किल होता है अक्सर। मुश्किल होता है लेकिन ज़रूरी है। अपनी दस्तयाबी को महदूद करें। तीसरा कदम, उनके जहरीले रवैये को जवाब फराहम करना बंद करें। यानी वो बहाने बनाना छोड़ दें कि शायद उनका दिन बुरा गुजरा है या वो अंदर से अच्छे हैं। जी बिल्कुल, ये सोचना छोड़ दें कि मेरा फर्ज बनता है बर्दाश्त करना। रवैया गलत है तो गलत है, उसे तस्लीम करें। ठीक है, चौथा कदम? चौथा, जज्बाती ब्लैकमेलिंग के आगे हथियार ना डालें। अगर कोई आपको एहसास जुर्म दिलाकर, गुस्सा दिखाकर या मजलूम बनकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, तो उस हरबे को पहचानें और उसका मुकाबला करें। डट जाएं। ये हिम्मत का काम है। जी। पांचवा, अपनी देखभाल को तरजीह दें, सेल्फ केयर, और ये बगैर किसी एहसास जुर्म के करें। आपकी ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत सबसे पहले है। अगर कोई रिश्ता आपको मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको अपनी हिफाजत का पूरा हक है। बिल्कुल, अपनी ज़ात भी अहम है। छठा नुक्ता जो प्रोफेसर ब्रोही बताती हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहती हैं कि ऐसे लोगों के लिए दुआ ज़रूर करें, उनकी हिदायत के लिए, लेकिन अगर आपका अपना सुकून, आपकी अपनी ज़ात खतरे में है तो उनसे महफूज फासला इख्तियार करें। दुआ करना हमदर्दी है, लेकिन अपनी ज़ात को तबाही से बचाना जिम्मेदारी है। वाह, दुआ और फासला। जी। और सातवां, अपनी खोई हुई तवानाई को दोबारा बहाल करें, रिचार्ज करें। वो कैसे? उसके लिए तन्हाई में वक्त गुजारें, खामोशी इख्तियार करें, अपने ईमान से जुड़ें, पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त गुजारें, वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। प्रोफेसर ब्रोही का एक कीलीदी जुमला है जो हमेशा याद रखना चाहिए। क्या? आप खुद को तबाह करके दूसरों को ठीक नहीं कर सकते। आप खुद को तबाह करके दूसरों को ठीक नहीं कर सकते। बहुत ही अहम बात है। ये मशवरे वाकई काबिल अमल हैं, ख़ास तौर पर ये कि अपनी हिफाजत मुक़द्दम है। अच्छा, गुफ्तगू के आखिर में प्रोफेसर ब्रोही एक बहुत गहरी तज्ज़ियाती बसीरत भी पेश करते हैं। वो इस मसले की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता ही क्यों है। जी, इनका तज्ज़िया क्या है? वो कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह लोगों का तन्हाई से खौफ है, लोनलीनेस का डर। तन्हाई का खौफ? वो कैसे? प्रोफेसर ब्रोही वजाहत करते हैं कि ये जज्बाती खून अशाम, चाहे वो कितने ही खुद एतमाद क्यों ना नजर आएं, अंदर से अक्सर खाली होते हैं। उन्हें दूसरों की तवानाई, तवज्जो, हमदर्दी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो इस अंदरूनी खालीपन को भर सकें जिसका सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं। अच्छा, तो जो तवज्जो की भूख नजर आती है वो दरअसल अपनी शनाख्त की, अपनी अहमियत के एहसास की प्यास होती है जो वो दूसरों से पूरी करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया है। जी, और प्रोफेसर ब्रोही इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जब भी आप उन्हें अपनी तवानाई इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं ना, जब आप उनकी मनफी ज़रूरियात पूरी करने का ज़रिया बनते हैं, तो आप सिर्फ अपनी तवानाई नहीं खोते। तो फिर क्या खोते हैं? आप अपनी ज़ात का, अपनी शनाख्त का, अपने सुकून का एक हिस्सा खो देते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ حقیقی تحفظ اور آزادی تب شروع ہوتی ہے جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کا ذہنی اور جذباتی سکون مقدس ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر سودے بازی کی جا سکے یا دوسروں کی خاطر قربان کیا جا سکے. سکون مقدس ہے، قابل گفت و شنید نہیں. یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے. تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ ان جذباتی طور پر نچوڑنے والے رویوں اور افراد کو پہچاننا یہ پہلا قدم ہے. پہلا اور سب سے اہم قدم. جی، اپنی توانائی اور اپنے ذہنی سکون کی بحالی کی جانب. پروفیسر بروئی کی تحقیق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ نام نہاد خون آشام بنیادی طور پر دوسروں کی بے لگام ہمدردی، ان کے احساس جرم اور ان کے خوف پر پلتے ہیں. تو حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اپنی حدود کا تعین کرنا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا اور حکمت کے ساتھ ہمدردی کرنا انتہائی ضروری ہے. جاتے جاتے پروفیسر بروئی کے کچھ الفاظ ہیں جو ایک مستقل یاد دہانی کا کام دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ہر مسکرانے والا چہرہ دوست نہیں ہوتا اور ہر سننے والا کان آپ کی سچائی کا امین نہیں ہوتا. بہت گہری بات. جذباتی خون آشام آپ کی ہمدردی پر زندہ رہتے ہیں. جس دن آپ اپنے سکون کی خاطر معذرت کرنا چھوڑ دیں گے، وہ خود بخود آپ کی زندگی سے غائب ہو جائیں گے. واہ، جس دن سکون کے لیے معذرت کرنا چھوڑ دیں گے. واقعی یہ الفاظ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور شاید اس گفتگو کے اختتام پر ہم سب کے لیے پروفیسر بروئی کی تحقیق کی روشنی میں ایک حتمی غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے. جی، کیا ہم کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کہیں ہم خود تو کسی اور کے لیے جذباتی بیساخی بننے کی کوشش میں اسے سہارا دینے کے نام پر اپنی روحانی اور ذہنی صحت کو داؤ پر نہیں لگا رہے؟ خود شناسی. جائز حدود کا واضح تعین کرنا ہماری مجموعی فلاح و بہبود اور حقیقی رشتوں کے لیے کتنا ناگزیر ہے. اس اہم سوال کے ساتھ ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروئی کی تحقیق پر مبنی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں. امید ہے کہ یہ باتیں سننے والوں کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے رشتوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی. انشاءاللہ. اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.